स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात करें क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि केमिस्ट्री के चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर, तो आज के सेशन में भी वही करेंगे। थर्ड चैप्टर लेके हम चल रहे थे, फाइबर टू फैब्रिक, यानी रेशे से वस्त्र या तंतु से वस्त्र तक की पूरी जर्नी हमने तय करी थी। कैसे आपका रेशा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं और इसको किस तरह से बनाया जाता है, और फिर आप रेशे से धागा, धागे से उसकी बुनाई करके कपड़ा, और फिर कपड़े से वस्त्र बनाएंगे। ये पूरा हमने अच्छे से पढ़ा था। ओके, चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर्स हमने लास्ट सेशन में देखे थे, तो आज के सेशन में भी वही करेंगे। जो प्रश्न किसी टॉपिक से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, व्हाट इज फैब्रिक फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, यानी कि कपड़ा क्या है। जब आप कपड़े की बात कर रहे हैं तो कपड़ा एक्चुअली है क्या? तो कपड़ा आपका क्या है? धागे से बुना हुआ एक पदार्थ है, यानी कि क्या किया गया है, धागों की आपस में बुनाई की गई है और बुनाई करके एक कपड़ा एक वस्त्र, आप क्या बोलेंगे, एक पदार्थ बनाया गया है, जिसको क्या नाम दिया गया है? कपड़ा दिया गया। ओके, फिर उस कपड़े की क्या होती है? कटिंग, स्टिचिंग करके अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनते हैं। ओके, तो फैब्रिक मीन्स अ वुवन मटेरियल, एक बुना हुआ पदार्थ है। अ टेक्सटाइल और अदर मटेरियल रिजेंबलिंग वुवन क्लोथ। फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न, कोई भी कपड़ा आपका धागे से बना हुआ होता है। फैब्रिक्स आर मेड बाय द टू मेन प्रोसेसेस नोन एज वीविंग एंड निटिंग। ओके, कपड़े का अर्थ है एक बुना हुआ पदार्थ, एक कपड़ा या अन्य सामग्री जो बुने हुए कपड़े जैसा दिखता है। कपड़ा सूत से यानी कि धागे से बना होता है। कपड़े बुनाई और बुनाई के रूप में की जानी जाने वाली दो मुख्य प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। तो बुनाई और बुनाई के रूप में जानी जाने वाली से क्या समझते हैं, यानी विविंग, जिसमें दो धागे लग रहे थे, और निटिंग यानी कि जिसमें एक धागा लग रहा था। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 था, ऑन व्हाट फैक्टर डज अवर टाइप ऑफ क्लोथिंग डिपेंड्स, हमारा पहनावा किन चीजों पर निर्भर करता है। तो मैंने बताया था कि हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ये एक तो क्लाइमेट पे, कि यहाँ का मौसम कैसा है उस पर निर्भर करता है। जैसे गर्मियों में हल्के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, और बरसात में हम कुछ अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो कपड़े क्लाइमेट पर निर्भर करता है कि कैसा उस स्थान का आपका मौसम है, उसके आधार पर हम कपड़े पहनते हैं। और हमारा व्यवसाय क्या है, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मेरी इनकम कितनी है, उसके आधार पर मैं कपड़े पहन सकती हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा व्यवसाय और मैं कौन सा काम करती हूँ, मेरे काम पर भी निर्भर करता है। जैसे कि अलग अलग वर्किंग लोग जो होते हैं, जो जॉब करते हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग कार्यक्षेत्र, कार्यस्थल जिनका होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना यूनिफॉर्म उनका सेट होता है। ठीक है ना, जैसे कई सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है कि यही यूनिफॉर्म पहन के आपको काम करना है, तो उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप किस जगह पर हैं उस पर निर्भर करता है। और इसके अलावा डेली नीड क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो काम कर रहे हैं उन काम को करने में भी आसानी होनी चाहिए। अगर आपने जो कपड़े पहने हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, तो डेली नीड्स के अकॉर्डिंग भी हम अपने कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और कल्चर पर डिपेंड करता है, यानी संस्कृति हमारी क्या है उस क्षेत्र की जहां हम रहते हैं, तो उसके आधार पर भी हम लोग कपड़े का चयन करते हैं। ओके, और वाई आर कॉटन एंड वुलन क्लोथ रफ एंड सिल्क, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर स्मूथ टू टच। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जो कॉटन और वुलन क्लोथ हैं उनको छूने पर थोड़ा रफ, यानी कि आपके रफ होती है, खुरदुरे प्रतीत होते हैं। वहीं पर सिल्क, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर ये स्मूथ यानी कि चिकने होते हैं जब इनको छुआ जाता है। क्यों होते हैं? क्योंकि कॉटन और वुलन जो होते हैं वो किस प्रकार से बना रहे हैं, परतों में, लेयर्स में बन रहे हैं, इस वजह से उनमें खुरदरापन है, अनइवन सरफेस वहां पर आपको देखने की को मिलती है धागे में, इस वजह से कपड़े में आपको खुरदुरापन नजर आ रहा है। लेकिन सिल्क, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर में एक ही रेशा बहुत लंबा होता है या एक ही धागा बहुत लंबा होता है, तो बीच में आपकी लेयर्स नहीं बनेंगी, अनइवन सरफेस नहीं आएगी, और इस वजह से वो कैसा है, और बहुत फाइन रेशा उसका होता है, बहुत पतला रेशा होता है, इस वजह से वो कैसा है, आपका स्मूथ है। ओके, तो कपास और ऊनी रेशों का खुरदुरापन उसमें कई परतों और असमतल सतह की उपस्थिति के कारण होता है। रेशम, रेयन, नायलॉन और पॉलिस्टर चिकने होते हैं क्योंकि उनकी लंबाई सादा बारीक संरचना होती है। ठीक है, इसके अलावा क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स इनटू नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स, कॉटन, नायलॉन, जूट, वूल, सिल्क, रेयन, पॉलिस्टर। ठीक है, यहाँ पर कुछ रेशों के नाम आपको बताए गए हैं, टाइप ऑफ फाइबर्स
में आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो टाइप्स क्या क्या है, एक आपका नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक रेशा, और दूसरा आपका क्या है, मैन मेड फाइबर यानी कि कृत्रिम रेशा। ठीक है, तो जितने आपको यहाँ पर रेशे दिए गए हैं उनको आपने दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, एक जो प्राकृतिक रेशे होंगे जो प्रकृति से आपको मिल रहे होंगे, और दूसरा मैन मेड यानी कि कृत्रिम रेशे जिनको संश्लेषण किया जा रहा है, संश्लेषित रेशा भी जिन्हें कहा जाता है, लेबोरेटरीज में बनाया जा रहा है। तो नेचुरल फाइबर में कॉटन आता है, जो कि कॉटन के प्लांट से आप ऑब्टेन करते हैं, जूट पटसन का प्लांट या जूट का प्लांट जो होता है वहां से ऑब्टेन किया जाता है। वूल, जिसको कि एनिमल्स के जो भी हेयर्स होते हैं उनकी स्किन पे, या फ्लीस जिसे आप कहते हैं, वहां से प्राप्त किया जाता है। सिल्क की बात करेंगे, जो सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म से आप लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, दूसरा मैन मेड फाइबर, नायलॉन हो गया, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सारे क्या है, कृत्रिम रेशे हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक रेशे में कपास, जूट, ऊन, रेशम, मानव निर्मित रेशे में नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर आपका आ गया था। इसके अलावा बहुत सारे और रेशों के प्रकार आप लोगों ने पढ़े हैं, तो जब आपको ऐसा क्लासिफाई करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए आएगा तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वूल इज ऑब्टेन्ड। वूल को यानी ऊन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ऊन को आप जानवरों की जो स्किन होती है उसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं यानी बाल होते हैं त्वचा पर, उनसे प्राप्त करते हैं। ओके, तो यही हम लिखेंगे, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट, बकरी और भेड़ की जो स्किन होती है उसके ऊपर बाल होते हैं, वहां से हम क्या करते हैं, ऊन को प्राप्त करते हैं। ओके, इसके अलावा व्हाट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर क्या है या किसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो जूट जो कि सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी बर्न वूल व्हाई डू वी गेट द स्मेल ऑफ हेयर बर्न। जब हम ऊन को जलाते हैं तो बालों के जलने जैसे स्मेल क्यों आती है, तो ऊन, क्योंकि वो भी बालों से प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, किसके बालों से, आप जानवरों के, भेड़, ऊन या बकरी, सबके बालों से प्राप्त कर रहे हैं। तो जब ऊन जल रही है यानी कि इनडायरेक्टली आप बाल ही जला रहे हैं, तो इसीलिए बाल ही के जलने की स्मेल आ रही है। ओके, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश हेयर ऑफ शीप, गोट, याक एक्सेट्रा, दिस इज द रीजन वाई बर्निंग ऑफ वूल गिव स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ हेयर। ओके, भेड़, बकरी, याक आदि की ऊन यानी बाल से ऊन प्राप्त होती है, यही कारण है कि ऊन के जलने से बालों के जलने की जैसी गंध आती है। ओके, नेम द प्लांट फ्रॉम विच जूट इज ऑब्टेन्ड, फ्रॉम विच ऑफ इट्स पार्ट डू वी गेट जूट। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जूट को कौन से प्लांट से आप ऑब्टेन कर रहे हैं, किस पौधे से आप प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही पौधे के कौन से पार्ट से, कौन से भाग से उसको प्राप्त किया जाता है रेशे को, वो पूछा जा रहा है। तो जूट पटसन से मिलता है, और स्टेम की बात करते हैं हम लोग, यानी तना जो होता है जूट का, वहां से जूट का रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, विच पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स हैव फाइबर्स। आपको प्लांट्स के नाम दिए गए हैं यानी पेड़ों के नाम बताए गए हैं, और उनके कौन से भाग से रेशे को प्राप्त किया जाता है ये पूछा जा रहा है। पहला है कॉटन यानी कि कपास, तो कपास के कौन से भाग से रेशा प्राप्त किया जाता है, तो कपास में हमने पढ़ा कि आपका कपास का बीज बोया, फिर प्लांट थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसमें फूल आए, फूल बाद में झड़ करके फिर बीज बना, फिर बीज मेच्योर होता है, परिपक्व होता है, और उसके बाद फट जाता है, बर्स्ट होता है, और वहां से रेशा निकलता है। तो आप बोलते हैं कि कॉटन के सीड से यानी कि बीज से क्या हो रहा है, रेशे को प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, मैंगो में भी क्या होता है, आम में आपने आम की गुठली देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, रेशा पाया जाता है, तो वहां से मैंगो का फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। कोकोनट की बात करेंगे तो उसमें भी जो कोकोनट का फ्रूट होता है उसमें आपने क्या देखा है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बालों की समान संरचनाएं होती हैं, तो उसी से क्या किया जा रहा है, रेशे को प्राप्त किया जा रहा है। बनाना, केले की बात करेंगे तो उसकी लीफ जो होती है उसमें आपको रेशे की समान संरचना देखने को मिलती है। ओके, तो कॉटन का जो फाइबर होगा वो कॉटन सीड से प्राप्त करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। मैंगो का भी सीड से प्राप्त करेंगे। कोकोनट की बात करेंगे तो वो फ्रूट जो फल होता है उसका, उससे प्राप्त किया जाता है। बनाना, आपका जो केला होता है उसकी लीफ, पत्ती से रेशे को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कपास बीज, आम बीज, नारियल का फल और केले के पत्ते से रेशे को प्राप्त किया जाता है। ओके, तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच इन्वेंटेड कॉटन क्लोथिंग।
उस देश का नाम बताना है जहां पर सबसे पहले कॉटन क्लोथिंग को इन्वेंट किया गया। ठीक है, तो कॉटन क्लोथिंग की बात सबसे पहले इंडिया में हुई थी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, जब भी स्वतंत्रता की बात होती है या स्वतंत्रता के आंदोलन की बात होती है, वहां पर कपास के कपड़ों का या खादी कपड़ों का आप बात करते हैं जैसे, तो उनका बहुत ज्यादा वहां पर जिक्र होता है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो भारत में सबसे पहले सूती कपड़ों का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो सूती कपड़ों का आविष्कार करने वाले देश का नाम बताइए, तो आप लिखेंगे इंडिया यानी कि भारत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कॉटन इज ग्रोन। कॉटन कौन से स्टेट में आपका ग्रोन किया जाता है, कौन कौन से प्रदेश हैं यानी कि राज्य हैं भारत के जहां पर कपास की खेती होती है और बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ पर कॉटन इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट है यानी कि प्रदेश है या राज्य है जहां पर की बहुत अच्छे से किसकी खेती होती है, कॉटन की। ठीक है, तो भारत के किन राज्यों में कपास उगाई जाती है, यहाँ पे भारत लिखेंगे, भारत के किन राज्यों में कपास उगाई जाती है, कपास महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया जूट इज कल्टिवेटेड। जूट को का कल्टीवेशन कहाँ पर होता है यानी जूट का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। ये जब हम टॉपिक पूरा पढ़ रहे थे जूट के बारे में तो वहां पर ये पॉइंट भी आया था आपका कि पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, बिहार हो गया, असम हो गया, यहाँ पर जूट की खेती सबसे अच्छे से होती है या जूट की खेती की जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में भारत में जूट के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच मेथड इज यूज टू हार्वेस्ट कॉटन फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, यानी कॉटन का जो प्लांट है, पौधा है, उसमें जब कॉटन का रेशा जो बनता है, फाइबर बन जाता है, जब बीज आपका सीड बर्स्ट करता है, उसके बाद बीज के फटने के बाद वहां से जब रेशा निकल रहा है, तो आप उस रेशे को कौन सी विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं कॉटन से, तो हैंड पिकिंग यानी हस्त चयन, हाथों से चुन चुन करके अच्छे जो रेशे होंगे उनको अलग किया जाता है। क्लियर, तो हैंड पिकिंग आपका क्या है, एक मेथड है हाथ से उठाना, या आप इसे क्या कहते हैं, हस्त चयन। हस्त चयन के द्वारा क्या होता है आपका कपास के पौधे से उन रेशों को अलग किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज गिनिंग। गिनिंग क्या है, तो गिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जो कपास आपने वहां से हैंड पिकिंग के द्वारा अलग की है, अब उसमें कुछ बीज होंगे और उन बीजों से उसको अलग किया जाता है, या किसी भी प्रकार की अशुद्धियां होंगी उनसे अलग किया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, आपका गिनिंग कहा जाता है। ठीक है, ओटाई भी इसे कहते हैं। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम इट्स सीड, यानी बीज से कॉटन के फाइबर को यानी कपास के रेशे को अलग करने की प्रक्रिया ही गिनिंग कहलाती है। ओटाई कपास के रेशों को उसके बीज से अलग करने की प्रक्रिया है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर बेल्स। तो बेल्स की बार बार बात होती है, बेल्स क्या होती हैं, कॉटन बेल्स की जो बात होती है, गांठे भी इनको कहा जाता है, गट्ठर भी इनको कभी कभी कहा जाता है। ठीक है, तो बंडल होते हैं बहुत भारी, किसके, कॉटन के, जब उसका आपने क्या कर लिया है, उस रॉ कॉटन को आपने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया है गिनिंग के बाद, रॉ कॉटन जो आपके पास है, रॉ कॉटन फाइबर आर कंप्रेस्ड, उनको संपीड़ित किया जाता है इनटू बंडल्स, बंडल बनाए जाते हैं उनके, ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 केजी। ठीक है, कितना, लगभग 200 किलोग्राम का एक बंडल होगा। दीज कंप्रेस्ड कॉटन बंडल्स आर कॉल्ड बेल्स। ठीक है, यानी कि आपने ओटाई के बाद आपके पास जो क्या मिला था, कॉटन मिला था, उसका क्या हो गया है, पूरा बंडल बनाया गया है, 200 किलोग्राम का एक बंडल होगा, और इसी को क्या कहा जाएगा आपका, इसी को गांठे भी कहा जाता है या बेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, कच्चे कपास के रेशों को लगभग 200 किलोग्राम के बंडलों में
संकुचित किया जाता है या संकुचित यानी इकट्ठा करना, ठीक है। इन संकुचित कपास के बंडलों को गांठे कहा जाता है या बेल्स जिन्हें आप कह रहे हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज द बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, यानी कपास को उगाया जाएगा तो उसके लिए, जब हम किसी भी चीज की खेती करते हैं ना, तो उसके लिए मृदा का प्रकार जो होता है वो भी निर्भर करता है। यानी पर्टिकुलर कोई सॉइल होती है, सॉइल का टाइप होता है जिसमें कि कोई क्रॉप बहुत अच्छे से क्या देती है, प्रोडक्शन देती है, ठीक है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि कोई एक मृदा होती है, मिट्टी होती है जिसमें कि कोई एक फसल बहुत अच्छे से उगती है और बहुत अच्छा उत्पादन देती है, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से कॉटन किसमें सबसे अच्छे से उगेगा, वो मृदा का टाइप पूछ रहे हैं कि वो कौन से प्रकार की मिट्टी होगी। तो हम यहाँ पर ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा की बात करते हैं कि काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर जूट क्रॉप। अब जो जूट की खेती होगी उसके लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, तो हम एल्यूवल सॉइल या फिर क्या बात करते हैं कि जो डेल्टा क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी होती है वो सबसे अच्छी होती है जूट की खेती के लिए। ओके, जूट की खेती के लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों की जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी होती है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच सीजन जूट इज कल्टिवेटेड, यानी पटसन जूट जिसे आप कह रहे हो उसको किस ऋतु में, कौन से मौसम में उगाया जाता है, तो वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन में बहुत अच्छे से इसकी क्या होती है, खेती होती है। ओके, जूट पटसन की खेती किस मौसम में की जाती है, तो वर्षा ऋतु में की जाती है। जब भी हम जूट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये पॉइंट भी पढ़ा था कि वर्षा ऋतु में यानी रेनी सीजन में उसकी खेती बहुत अच्छे से होती है। कौन कौन से स्थान में, भारत में कौन कौन से राज्यों में बहुत अच्छे से खेती होती है और कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयोगी है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न आएगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉटन, कॉटन के उपयोग कहाँ कहाँ कॉटन का उपयोग हो रहा है, यानी कि वो जो कपास के पौधे से आपने रेशा प्राप्त किया है उस रेशे से अब क्या क्या बनाया जाएगा उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो कॉटन से आपको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन का सबसे ज्यादा उपयोग है, यानी कि कपड़ा जो उद्योग है या वस्त्र उद्योग में कॉटन का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। इसके अलावा कॉटन का एक रूप आपने रुई के रूप में देखा होगा जिसका कि बहुत ज्यादा एज ए एब्जॉर्बेंट, ठीक है, अवशोषक की भांति उसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल्स में होता है, फर्स्ट एड वगैरह में आप देखते हैं कॉटन का यूज होता है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़ी सर्जरीज होती है, वहां पर कॉटन का यूज जो हो रहा है, उपयोग, वो अवशोषक यानी वो क्या करता है, सोख लेता है चीजों को, समझ रहे हैं। तो उसके लिए होता है, सफाई के लिए कॉटन का उपयोग होता है कि कहीं पर आपका कोई कट आ गया है, कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो उसको साफ करने के लिए उसी व्हाइट कॉटन का या सफेद जो रुई होती है उसका प्रयोग किया जाता है। बाकी आपका अनस्पन कॉटन जो होता है उसका उपयोग किया जाता है फिलिंग के लिए, फिलर्स। फिलिंग क्या होती है, भरान करने के लिए। तो भरान किसकी होगी, आपने देखा होगा पिलोज हो गए या फिर मैट्रेस हो गए, जितने भी गद्दे तकिए वगैरह बनते हैं, तो वो उन सब में क्या होता है, फिलर्स के रूप में भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कॉटन का या रॉ अनस्पन कॉटन जिसे आप कह रहे हैं उसका उपयोग किया जाता है। और मैन्युफैक्चर किया जाता है किसको, अलग अलग प्रकार के सिंथेसाइज किया जाता है अलग अलग प्रकार के फाइबर्स को, ठीक है। वहां पर भी कॉटन का उपयोग यानी मिक्स करके क्या करते हैं, एक कॉटन का थ्रेड धागा लगा लिया, एक किसी दूसरे फाइबर का धागा लगा लिया और इस तरीके से एक नया फैब्रिक तैयार किया गया, तो इसमें भी इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आपको पता है कॉटन का उपयोग क्योंकि ये बहुत अच्छा अब्सॉर्बेंट है, तो यहाँ पर क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग मशीन्स में जो क्लोथ यूज होते हैं उनके लिए, यानी जैसे पोछे का कपड़ा हो गया या फिर सफाई के लिए कोई भी कपड़ा जो उपयोग में आ रहा है वो कॉटन का बना होगा, क्योंकि कॉटन बहुत अच्छा क्या है, अवशोषक है यानी एब्सॉर्बेंट। इसके अलावा एब्सॉर्बेंट अवशोषक जब हम बोल रहे हैं तो बहुत सारे पैड्स, नैपकिन वगैरह आपने देखे हैं जो कॉटन से बने हुए होते हैं, तो उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कॉटन और कॉटन इन कॉम्बिनेशन विद अदर फाइबर्स इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा उपयोग है। एंड क्लीन कॉटन इज यूज्ड एंड एन अब्सॉर्बेंट इन हॉस्पिटल, जो साफ वाली कॉटन होती है उसका उपयोग हॉस्पिटल में किया जाता है
किसके लिए? अवशोषक के रूप में। अनस्पन कॉटन इज यूज्ड एज फिलर्स इन मैट्रेस एंड पिलोज एंड क्विल्ट्स, ठीक है। मैट्रेसेस, पिलोज, क्विल्ट, गद्दे, तकिए वगैरह में सब में फिलर्स के रूप में कॉटन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कॉटन इज यूज्ड एज अ मेन रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन एंड इन पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। तो कागज जो उद्योग है उसमें और साथ ही साथ रेयन के निर्माण में कॉटन का उपयोग किया जाता है। ड्यू टू हाई वाटर अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज मॉप्स इन हाउस होल्ड एंड फॉर क्लीनिंग मशीन्स इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो क्योंकि इसमें अब्जॉर्प्शन, वाटर अब्जॉर्प्शन की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है या बहुत अच्छे से ये पानी को सोखता है, इसीलिए इसका क्या बनाया जा रहा है, जैसे घरों में पोछा हो गया या फिर क्लीनिंग मशीन्स, जो साफ करने वाली मशीन्स होंगी उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा कि अवशोषक बहुत अच्छा है, तो बहुत सारे अब्जॉर्बेंट जो बनते हैं उनमें कॉटन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये सारे क्या हो गए आपके कॉटन के उपयोग हो गए, ओके। तो जल्दी से इनको नोट करेंगे, फिर आगे हम देखेंगे। कपास के विभिन्न उपयोग हैं। कपास या कपास को अन्य रेशों के साथ मिलाकर वस्त्र निर्माण में उपयोग किया जाता है। साफ कपास का उपयोग अस्पताल में शोषक के रूप में किया जाता है या अवशोषक, आप इसको लिख सकते हैं। गद्दे, तकिए और रजाइयों में भराव के रूप में बिना काती हुई कपास, अनस्पन कॉटन जिसे कह रहे हैं, उसका उपयोग किया जाता है। कपास का उपयोग रेयन के निर्माण और कागज उद्योग में मुख्य कच्चे माल के रूप में किया जाता है। उच्च जल अवशोषण गुण के कारण या क्षमता के कारण कपास से बने कपड़े बड़े पैमाने पर घरों में पोछे के रूप में या उद्योगों में सफाई मशीन के लिए उपयोग किए जाते हैं, ओके। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन फैब्रिक फ्रॉम कॉटन, ठीक है। यानी कि क्या कर रहे हैं, आपने कहा कि हमने कपास का पौधा उगाया है, वहां से हमने कपास को प्राप्त किया है, वहां से लेकर के क्या कहा जा रहा है, जब आप फैब्रिक बनाएंगे, कपड़े का निर्माण करेंगे, वहां तक कितने स्टेप में आपका कॉटन जाता है उसकी बात करेंगे। तो प्रिपरेशन से लेकर के हमने कितनी सारी स्टेप्स देखे हैं उनकी बात हो रही है, ओके। तो इंपॉर्टेंट स्टेप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन फाइबर आर एज डिस्क्राइब। फर्स्ट, कॉटन इज हैंड पिक्ड फ्रॉम द प्लांट। सबसे पहले कॉटन को क्या किया जाता है, हस्तचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरा, गिनिंग, द पिक्ड कॉटन इज टेकन टू गोडाउन्स वेयर द सीड्स आर पुल्ड आउट ऑफ द कॉटन बाय स्टील कॉम्स, ठीक है। तो गिनिंग होगा, स्टील के कॉम्बिंग की जाएगी, ठीक है, स्टील कॉम्ब लिए जाएंगे और कॉम्बिंग की जाएगी उस कॉटन की, और क्या होगा आपका, उससे सीड को अलग किया जाएगा, फाइबर से सीड को अलग किया जाएगा, रेशे से बीज को अलग किया जा रहा है। और बेलिंग यानी कि गांठ बनाई जाएगी थर्ड स्टेप में। गिनिंग कॉटन इज कंप्रेस्ड टाइटली इनटू बंडल्स वेइंग अप्रोक्सीमेटली 200 kg कॉल्ड बेल्स, ओके। क्या किया जाएगा, अब चूंकि आपने कॉटन से बीज को अलग कर लिया है, तो उस कॉटन से आप क्या करेंगे, उसकी गांठें, बंडल बनाएंगे आप लोग। 200 किलोग्राम का एक बंडल बनेगा जिसको बेल्स कहा जाएगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप में रॉ कॉटन फ्रॉम बेल्स इज क्लीन्ड फ्रॉम स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स, combed and straightened and finally converted into rope like strand called स्लीवर, ओके। अब क्या किया जाएगा, क्योंकि वो तो गुच्छे के रूप में है ना अभी रेशा जो आपके पास है, जिसका बेल्स बनाए, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद उसको फिर से कॉम्बिंग की जाएगी और उसके पतले पतले स्ट्रैंड बनाए जाएंगे, लंबे लंबे, ठीक है ना, इनको स्लीवर कहा जाएगा। फिफ्थ स्टेप में स्पिनिंग होगी, यानी कि जो वो पतले रेशे अब प्राप्त हुए हैं आपको, उनको आपस में क्या किया जाएगा, आपका ट्विस्ट किया जाएगा, उनको खींचा जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद धागे का निर्माण होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। टू मेक दिस स्ट्रैंड इनटू यार्न, यानी कि आपका जो वो स्ट्रैंड प्राप्त हुए हैं उनसे यार्न बन रहा है, स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर वेयरिंग इट इज पुल्ड एंड ट्विस्टेड, ठीक है। वो जो रेशा प्राप्त किया है उसको पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है और धागे का निर्माण किया जा रहा है। सिक्स्थ स्टेप में आपका क्या आता है, यार्न इज वून ऑन बीइंग बिग रील्स कॉल्ड बॉबिन्स। these bobbins of yarn are subjected to weave for making cloth। अब क्या किया जाएगा, उन धागों को बड़ी बड़ी रील्स होती है, ठीक है, इस प्रकार की, जिस प्रकार का व्हील होता है आपका, ठीक है, उसी प्रकार की रील्स होती है जिनको बॉबिन्स कहा जाता है, उनमें घुमाया जाता है और फिर विविंग के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है, विविंग यानी बुनाई के लिए। सेवेंथ स्टेप में विविंग या निटिंग कुछ भी हो सकती है, विविंग होगी। विविंग फ्रॉम यार्न इज डन इन दी
लूम्स, लूम्स में क्या किया जाता है, उन धागों की अब आपस में बुनाई होगी और क्या बनेगा, आपका कपड़ा बनेगा। 8th स्टेप में ब्लीचिंग एंड डाइंग। 8th स्टेप में आपका क्या होगा, ब्लीचिंग एंड डाइंग, यानी कि जो फैब्रिक अब आपको प्राप्त हुआ है उस फैब्रिक को क्या किया जाएगा, डाई किया जाएगा। जैसा भी आपको कलर चाहिए उसमें, वो कलर में आप उसको डाई करेंगे। फैब्रिक मेड इन द लूम्स इज ग्रे इन कलर। ये कैसे कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। द फैब्रिक इज नाउ ब्लीच्ड, उसको ब्लीच किया जाएगा। एंड डाई एट अ फिनिशिंग प्लांट। ठीक है, फिनिशिंग प्लांट में अब लास्ट फिनिशिंग दी जाएगी कपड़े को और आपको एक कपड़ा प्राप्त हो जाएगा। जो भी आपको उसमें कलर चाहिए, प्रिंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो आप उसमें बना लेंगे। लास्ट फिनिशिंग होगी और उसके बाद वो जाएगा फिर किसके लिए, कटिंग स्टिचिंग के लिए, और अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस जो भी उससे बनवानी है वो बना सकते हैं। ओके, तो ये सारे स्टेप्स हैं किसमें, आपके किसी भी कॉटन की जो आपने फाइबर प्राप्त किया है प्लांट से, वहां से लेकर के और जब आपका पूरा कपड़ा बना है उस वहां तक की जर्नी में पूरा क्या है, ये प्रोसेस है। अलग अलग स्टेप्स आएंगे, अलग अलग चरण आएंगे और इन चरणों से गुजर करके हम एक कपड़ा बना लेंगे। ओके, चलिए ये नोट करेंगे जल्दी से। पहले स्टेप में आपने क्या कहा कि कपास से क्या करेंगे, हस्तचयन के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। गिनिंग होगी या जिनिंग जिसे आप कहते हैं। चुनी हुई कपास को गोदामों में ले जाकर कंघा किया जाएगा जिससे बीज अलग हो जाएंगे। 3rd स्टेप में बेलिंग होगी, बेलिंग की जाएगी, गांठे बनाए जाएंगे। ओके, और उसके बाद क्या किया जाएगा, 4th स्टेप में आपका गांठों से कच्चे कपास और सूखे जो पत्ते होंगे उनको अलग किया जाएगा। ओके, और अंत में रस्सी जैसे धागों में इसको बदल दिया जाएगा। कताई होगी आपकी, 5th स्टेप में आपकी कताई होगी। इस धागे को पहनने के लिए पर्याप्त मजबूत धागे बनाने के लिए इसे खींचा और मरोड़ा जाता है। उसके बाद आपका 6th स्टेप में आपका क्या होगा, बॉबिन्स पे उसको लपेटा जाएगा। ठीक है, 7th में आपकी बुनाई होगी और 8th स्टेप में विरंजन और रंगाई होगी। ठीक है, तो इतने स्टेप्स में हम क्या करेंगे, पूरा कॉटन के फाइबर से लेकर के कॉटन के कपड़े को प्राप्त करेंगे। जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ और प्रश्न देखे फाइबर टू फैब्रिक के। अगर आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे और अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए प्रश्नों के साथ हम आएंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।